हेलो दोस्तों, हम सेम एज़ एवो ऑडियो बुक का तीसरा चैप्टर रीड कर रहे हैं। उम्मीदें और हकीकत। खुशी का पहला नियम है कम उम्मीदें। आपकी खुशी किसी भी चीज़ से ज़्यादा आपकी उम्मीदों पर निर्भर करती है। इसीलिए ऐसी दुनिया में जो ज़्यादातर लोगों के लिए अधिकांश समय बेहतर होती जा रही है, एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल्य है गोल पोस्ट को आगे बढ़ते रहने से रोकना। ये काम सबसे कठिन में से भी एक भी है। इतिहास की एक आम कहानी ये है, जीवन बेहतर होता है, धन बढ़ता है, प्रौद्योगिकी नई दक्षता लाती है और चिकित्सा जीवन बचाती है। जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाती है, लेकिन लोगों की अपेक्षा उतनी ही बढ़ती जाती है, यदि अधिक नहीं, क्योंकि इन सुधारों से आपको आसपास के अन्य लोगों को भी लाभ होता है जिनकी परिस्थिति से आप जुड़े हुए हैं। दुनिया में सुधार के बावजूद भी खुशी का स्तर बेहतर नहीं हुआ है। ये हमेशा ही ऐसे ही रहा है। मॉन्टेस्क्यू ने 2075 साल पहले लिखा था, यदि आप केवल प्रसन्न रहना चाहते हैं तो ये आसानी से पूरा किया जा सकता है, लेकिन हम अन्य लोगों की तुलना में अधिक खुश रहना चाहते हैं और हमेशा कठिन होता है क्योंकि हम मानते हैं कि दूसरे अधिक खुश हैं। जॉन डी रॉकफेलर ने कभी पेंसिलिन, सनस्क्रीन या एडविल नहीं लिया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आज अगर किसी एक कम आय वाले अमेरिकी के पास एडविल और सनस्क्रीन है तो उसको रोजवेल्ट से बेहतर महसूस करना चाहिए, क्योंकि लोगों का दिमाग ऐसे काम नहीं करता है। लोग अपने आसपास के लोगों के सापेक्ष अपनी भलाई का मूल्यांकन करते हैं और विलासिता समय की एक छोटी सी अवधि में आवश्यकता बन जाती है जब आपके आसपास के लोग बेहतर हो जाते हैं। निवेशक चार्ली मंगर ने एक बार कहा कि दुनिया लालच से प्रेरित नहीं है, जो ईर्ष्या से प्रेरित है। आइए मैं आपको 1950 के दशक के बारे में एक छोटी सी कहानी के साथ दिखाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। वर्तमान और तत्काल भविष्य आश्चर्यजनक रूप से अच्छे लगते हैं। लाइफ पत्रिका के जनवरी 1953 के कवर स्टोरी ऐसे शुरू होती है। देश अभी अभी अपने इतिहास में आर्थिक रूप से सबसे महान वर्ष से गुजरा है। इसमें आगे ये वर्णित था, ये चलता रहा। इसने लगातार 10 वर्ष के संपूर्ण रोजगार के साथ नए प्रबंधन दृष्टिकोण के माध्यम से ऐसा किया है, जिसमें एक निरंतर एहसास शामिल है कि अच्छी तनख्वाह वाला कर्मचारी जो अपना काम स्वास्थ्य और अनुकूल परिस्थितियों में करता है, एक मूल्यवान कार्य करता है। धन इतनी तेज़ी से आया है कि ये परेशान करने वाला था। 1950 में मुझे चिंता थी कि मैं कैसे खाऊंगा, लाइफ ने एक टैक्सी ड्राइवर के हवाले से कहा। अब मैं परेशान हो रहा हूँ कि पार्क कहाँ करूँ। यदि ये उदाहरण आपको आश्चर्यचकित नहीं करते तो इसका कारण ये है कि 1950 के दशक को अक्सर मध्यवर्गीय समृद्धि के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। अमेरिकियों से पूछें कि देश कब अपनी महानतम स्थिति में था और 1950 का दशक अक्सर लगभग चोटी पर होता है। आज की तुलना में अलग अलग दुनिया, कोई तुलना नहीं है। ज़बरदस्त एहसास ये है कि ये तब बेहतर था। 1950 के दशक में एक सामान्य अमेरिकी जीवन की एक सामान्य उदासीन दृष्टि है। जॉर्ज फ्राइडमैन, जो कि एक भू राजनीतिक विश्ववक्ता, ने एक बार सापेक्ष में बताया था, 1950 और 1960 के दशक में औसत आय आपको एक अकेले कमाने वाले के साथ रहने की क्षमता देती थी, आमतौर पर पति पत्नी के साथ, जो कि आमतौर पर गृहिणी के रूप में काम करती थी, और लगभग 3 बच्चे थे। इसने मामूली ट्रैक्ट हाउसिंग की खरीद की अनुमति दी, एक पुराने मॉडल की कार और एक पुरानी कार। इसमें ड्राइव करके कहीं छुट्टी मनाने की गुंजाइश थी, और अगर थोड़ी संभाल के साथ काम लिया जाए तो कुछ बचत भी थी। 1950 के दशक की जीवन शैली का ये संस्करण इस तथ्य में सत्य है कि मध्य अमेरिकी परिवार में वास्तव में 3 बच्चे और एक कुत्ता है, और रोटी कमाने वाला पति था जो लगातार कारखाने में काम करता रहता था। लेकिन ये विचार के ठेठ परिवार अब की तुलना में बेहतर थे कि वे अधिक खुशहाल और अधिक सुरक्षित थे, किसी भी मानदंड के हिसाब से आसानी से रद्द किया जा सकता है। मुद्रास्फीति के लिए समायोजित औसत पारिवारिक आय 1955 में $19,000 थी, 1965 में ये $42,000 थी, 1921 में ये 70,784 थी। लाइफ पत्रिका ने 1950 के दशक को इस तरह से समृद्ध बनाया कि 1920 के दशक में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए ये अविश्वसनीय प्रतीत होता। आज भी यही सच है। 1950 के दशक के एक परिवार को एक अकल्पनीय लगता होगा कि उनके पोते पोतियां उनकी तुलना में दुगने से भी अधिक कमाते हैं।
और उच्च आय अधिक घंटे काम करने के कारण नहीं थी, और ना ही पूरी तरह से महिलाओं से अधिक संख्या में काबिल में शामिल होने से थी। मुद्रास्फीति को ध्यान से रख कर गणना करने के बाद समायोजित औसत प्रति घंटा 1955 की तुलना में आज लगभग 25% अधिक है। आज की कुछ आर्थिक चिंताओं ने 1950 के दशक के एक परिवार को परेशान कर दिया होगा। गृह स्वामित्व दर आज की तुलना में 1950 में 12% अंक कम थी। एक औसत घर आज की तुलना में 1/3 छोटा था, क्योंकि रहने वालों की संख्या ज़्यादा थी। 1950 में भोजन की खपत औसत घरेलू बजट का 29% थी, जो आज 13% है। कार्यस्थलों पर मौतें आज की तुलना में 3 गुना अधिक थीं। क्या यही वह आर्थिक युग है जिसकी हम कामना करते हैं? हाँ, ये समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों है। बेन फॉरेंस का बचपन कठिन था। उनके प्रवासी पिता अंग्रेजी नहीं बोलते थे, बेरोजगार थे और इटालियन भीड़ द्वारा नियंत्रित न्यूयॉर्क के क्षेत्र में बस गए थे, जहां हिंसा रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा थी। लेकिन फॉरेंस ने कहा कि इनमें से किसी भी चीज़ से उनके माता पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे रोमांचित थे। उन्होंने याद किया, ये एक कठिन जीवन था, लेकिन वे इसे नहीं जानते थे क्योंकि ये एक कठिन जीवन था, लेकिन वे इसे नहीं जानते थे क्योंकि वे जहाँ से आए थे वह और भी कठिन था। तो चाहे कुछ भी हो, ये एक सुधार था। प्रलय के दौरान यहूदी उत्पीड़न से बचने के लिए फॉरेंस परिवार रोमानिया से भाग गया। ये परिवार सर्दियों के बीच में एक जहाज के खुले डेक पर लगभग ठिठुर कर मरने की स्थिति में अमेरिका आया था। फ्रांस बाद में एक वकील बन गए और यूरेमबर्ग प्रशिक्षणों के दौरान नाजी युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाया, और वह उन सबसे खुश लोगों में से एक थे जिनसे मैं मिला। ये चौंका देने वाला था कि अपेक्षा आपके वर्तमान परिस्थिति की व्याख्या करने के तरीके को कैसे बदल सकती है। मेरा एक मित्र है जो अफ्रीका में अत्यंत गरीबी में पला बढ़ा है। वह अब कैलिफोर्निया में तकनीकी क्षेत्र में काम करता है। उनका कहना है कि आज भी जब वह गर्म खाना खाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। ये उनके लिए आश्चर्य की बात थी कि अमेरिका में भोजन कितना प्रचुर है, और ये मेरे लिए विचार करने के लिए आश्चर्यजनक है कि उसे उस चीज़ में अधिकता खुशी मिलती है जिसके बारे में मैं दोबारा नहीं सोचता। 2007 में न्यूयॉर्क टाइम में मैचकॉम की स्थापना करने वाली गैरी कैमन का साक्षात्कार लिया। उस समय कैमन तक 43 वर्ष का था और उसकी कीमत $10 मिलियन थी। इसने उन्हें देश के 1% लोगों में शीर्ष आधे और संभावित दुनिया में 1% लोगों में शीर्ष 1000वें स्थान पर लाकर खड़ा किया। हालांकि सिलिकॉन वैली में इसके बावजूद भी वह सिर्फ एक साधारण आदमी थे। आप जहां $10 मिलियन में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उन्होंने कहा। टाइम्स में लिखा था कि वह सप्ताह में 62 से 80 घंटा काम करते हैं क्योंकि उसे नहीं लगता कि उसके पास आराम करने के लिए पर्याप्त पैसा है। वस्तुगत धनी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सब कुछ सापेक्ष है। जीवन आपके लिए क्या है और आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए, ये निर्धारित करने के लिए लीस्ट रेजिस्टेंस का मार्ग है। हर कोई ऐसा करता है, अवचेतन रूप से या नहीं। हर कोई चारों ओर देखता है और कहता है, मेरे जैसे अन्य लोगों के पास क्या है, वे क्या करते हैं, क्योंकि मेरे पास भी यही होना चाहिए और यही करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक झरोखा है जो हमें ये दिखाने समझाने में मदद करता है कि हम 1950 के दशक के लिए क्यों तरसते हैं, बावजूद इसके कि आज लगभग किसी भी पैमाने पर बेहतर हैं। पैसे से खुशी खरीदी जाती है, ठीक वैसे जैसे नशीले पदार्थों से। अगर सही तरीके से किया जाए तो अविश्वसनीय रूप से बढ़िया, अगर कमजोरी को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो खतरनाक, और जब इसकी मात्रा पर्याप्त ना हो तो विनाशकारी। 1950 के दशक के बारे में जो अनोखी बात थी वह ये थी, लोगों में इस तरह से वित्तीय संतुलन हासिल करने की क्षमता जो पहले और बाद में हमेशा हाथ से फिसलती रही। द्वितीय विश्व युद्ध ने आर्थिक और सामाजिक रूप से अमेरिका पर अपनी छाप छोड़ी। 1942 और 1945 के बीच वस्तुतः सभी वेतन राष्ट्रीय युद्ध श्रम बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए थे, जो कम आय और उच्च आय वाले श्रमिकों के बीच एक छोटा अंतर फ्लैट वेतन का पक्षधर था, जितना अन्यथा ना होता। वेतन नियंत्रण के समाप्त होने के बाद भी इस विचारधारा का एक हिस्सा वहीं अटका रहा। युद्ध से पहले मौजूद वर्ग के बीच आय का अंतर नाटकीय रूप से कम हो गया। युद्ध के कुछ साल बाद इतिहासकार फ्रेडरिक लुइस एलन ने कहा कि प्रतिशत
के संदर्भ में सबसे बड़ा आर्थिक लाभ समाज के सबसे निचले स्तर के सदस्यों को मिला, जिससे अमीर और गरीब के बीच का अंतर काफ़ी हद से कम हो गया। यदि आप 1950 के दशक को देखें और पूछें ऐसा क्या अलग था जिसने इसे इतना महान बना दिया, ये आपके उत्तर का कुछ हिस्सा तो है कि आपके और आपके आसपास के अधिकांश लोगों के बीच का अंतर उतना बड़ा नहीं था। इसने कुछ ऐसे युग का निर्माण किया जब अपनी अपेक्षाओं को निरंतर में रखना आसान था, क्योंकि आपके सामाजिक दायरे में कुछ ही लोग ऐसे थे जो आपसे नाटकीय तौर पर बेहतर जीवन जी रहे थे, लेकिन सभी नहीं। अमेरिकी चारों ओर देख सकते हैं और पा सकते हैं कि वे न केवल आरामदायक जीवन से जी रहे हैं, बल्कि वे भी उतना ही आरामदायक जीवन जी रहे हैं जितने के उनके आसपास के लोग जिनसे वे अपनी तुलना करते थे। ये एक ऐसी चीज़ है जो 1950 के दशक को अन्य लोगों से अलग करती है। इसलिए आज की तुलना में आज से कम मजदूरी भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बाकी लोगों को भी कम मजदूरी मिलती थी। छोटे घर अच्छे लगते थे क्योंकि बाकी सभी लोगों के घर भी छोटे थे। स्वास्थ्य देखभाल में कमी स्वीकार्य थी क्योंकि आपके पड़ोसी भी उन्हें परिस्थितियों में थे। हैंड्रस मी डाउन पुराने कपड़े स्वीकार्य थे क्योंकि सब वही कपड़े पहनते थे। कैंप के रूप में छुट्टी पर्याप्त थी क्योंकि वह ही सब लोग करते थे। ये एक मॉडर्न युग था जिसमें कुछ खास सामाजिक दबाव नहीं था, जिसकी वजह से आपकी अपेक्षाएं आपकी आमदनी से ज़्यादा हो जाएं। आर्थिक विकास ने सीधा खुशी के स्तर में बढ़ोतरी की। लोग न केवल बेहतर स्थिति में थे बल्कि उन्हें बेहतर स्थिति महसूस हुई, और निस्संदेह ये काल्पनिक था। 1980 के दशक की शुरुआत तक 1950 और 60 के दशक में हावी रही। युद्ध के बाद की एकजुटता ने अधिक स्थिरीकृत विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जहां कई लोग तेज़ी से आगे बढ़े जबकि कुछ लोग तेज़ी से अमीर हो गए। कुछ लोगों की शानदार जीवन शैली ने कई लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ा दिया। रॉकफेलर ने कभी भी एडविल की लालसा नहीं की क्योंकि वह नहीं जानता था कि इसका अस्तित्व भी है। लेकिन सोशल मीडिया आज एक नया तत्व जोड़ता है। आप अपनी तुलना अपने साथियों से उनके जीवन के हाईलाइट रील के माध्यम से करते हैं। यहाँ पॉजिटिविटी को सजाया जाता है और नेगेटिविटी को आपसे छुपाया जाता है। मनोवैज्ञानिक हो नैथन डैटन का कहना है कि लोग वास्तव में सोशल मीडिया पर उतनी बातें नहीं करते जितने वे एक दूसरे के लिए परफॉर्मा पेश करते हैं। आप लोगों द्वारा चलाई जाने वाली कारों को, जिन घरों में वह रहते हैं, जिन स्कूलों में वे जाते हैं को देखते हैं। ये कह पाना मुझे वह चाहिए, मेरे पास वह क्यों नहीं है, उसे ये क्यों मिला, उसे ये क्यों मिलता है लेकिन मुझे नहीं मिलता, ये कुछ पीढ़ियाँ पहले की तुलना में बहुत अधिक है। आज की अर्थव्यवस्था 3 चीज़ें पैदा करने में सफल है: धन का दिखावा करने की क्षमता और दूसरे लोगों पर धन की प्रति ईर्ष्या। हाल के दशकों में चारों ओर देखना और ये कहना बहुत आसान हो गया है कि मेरे पास पहले से कहीं अधिक है, लेकिन वहाँ मौजूद उस व्यक्ति के संबंध में मुझे नहीं लगता कि मैं उतना अच्छा कर रहा हूँ। कुछ हद तक ईर्ष्या उपयोगी है क्योंकि ये कहना कि उनके पास जो है वह मुझे चाहिए प्रगति का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रेरक है। फिर भी मुद्दा ये है कि हमारे पास अधिक आय, अधिक धन और बड़े घर हो सकते हैं, लेकिन ये सब बहुत जल्दी बढ़ी हुई अपेक्षाओं से दब जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 1950 का दशक बेहतर या बुरा था, या इसका मतलब ये निकाल लेना कि हमें पुरानी प्रणाली के अनुसार प्रयास करना चाहिए। ये एक अलग विषय है। लेकिन 1950 के दशक की पुरानी यादें इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब उम्मीदें परिस्थितियों की तुलना में तेज़ी से बढ़ती हैं तो क्या होता है। कई मायनों में ये हमेशा में ऐसा ही था और हमेशा रहेगा। दूसरे लोगों के पास जो कुछ है और जो आपके पास नहीं है, उससे प्रेरित होना अधिकांश लोगों की सोच का एक ज़रूरी हिस्सा है। ये इस बात पर भी प्रकाश डालता है, यदि आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो अपेक्षाओं का प्रबंधन करना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जो अंतर्ज्ञान को परिभाषित करते हैं। अभिनेता विल स्मिथ ने अपनी जीवनी में लिखा है कि पिता बनना अद्भुत है, प्रसिद्ध होना एक मिश्रित स्थिति है, प्रसिद्धि खोना दुखद है। प्रसिद्धि की मात्रा लगभग कोई मायने नहीं रखती। शून्य से थोड़ा प्रसिद्ध होना
की ओर जाने से आपने अपने जीवन की जो अपेक्षा की थी और दूसरी दिशा में आगे बढ़ते हुए ये क्या बन गया, इसके बीच एक बड़ा अंतर पैदा हो जाता है। लेकिन प्रसिद्ध होना केवल अपेक्षाओं को पूरा करता है। टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने कहा था कि उनके कैरियर में एक ऐसा मोड़ आया जब उन्होंने टूर्नामेंट जीतने से कोई खुशी नहीं मिली। मैं राहत महसूस कर रही हूँ, उन्होंने कहा। हैरी ट्रूमन एक असफल खुदरा विक्रेता, असफल किसान, एक असफल जस्ता खिनक, एक असफल तेल डीलर और स्थानिक और व्यवसायों द्वारा पट्टे पर रखे गए सेनेटर थे। जब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद वह राष्ट्रपति बने तो लगभग सार्वभौमिक रूप से उनकी निंदा की गई। वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा है, हम इस गंभीर क्षण में सच्चाई से थोड़ा दूर होंगे अगर हम श्री ट्रूमन के अनुभव और उन पर थोपी गई जिम्मेदारियों के बीच बड़ी असमानता को नहीं पहचानते हैं। डेविड मैकुला ने लिखा, कई लोगों के लिए ये सिर्फ इतना ही नहीं था कि सबसे महान व्यक्ति फेल हो गए थे, बल्कि ये कि सबसे छोटे व्यक्ति जिनकी इस पद पर आने की किसी भी नज़रिए से सबसे कम संभावना वाले व्यक्तियों ने उनकी जगह ले ली थी। आज ट्रूमैन को इतिहासकारों ने सर्वकालीन शीर्ष पर राष्ट्रपतियों में लगातार स्थान दिया गया है, अक्सर रूजवेल्ट से आगे। मुझे विश्वास हो गया है कि इसका कारण ये है कि ट्रूमन की क्षमताओं से उम्मीदें इतनी कम थीं कि उनके द्वारा प्रकाशित किसी भी नेतृत्व गुण ने लोगों के दिमाग को हिला दिया। थोड़ी सी सफलता एक जीत थी, एक बड़ी सफलता एक चमत्कार जैसा लगा। इन सभी मामलों में वास्तविक परिस्थिति में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो चीज़ भावना उत्पन्न करती है वह अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच बड़ा अंतर पैदा करती है। जब आप इस तरह सोचते हैं तो आपको एहसास होता है कि उम्मीदें कितनी शक्तिशाली हैं और वे एक सेलिब्रिटी को दुख महसूस करा सकते हैं और एक निराशित परिवार को अद्भुत महसूस करा सकते हैं। यह आश्चर्यजनक है। हर कोई हर जगह लगभग कोई भी कार्य करते हुए अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच कुछ जगह की तलाश में है, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना बहुत आसान है। गैलीनियर के सीईओ और अब तक के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक पीटर कैफमैन ने एक बार लिखा था, हम अपनी भौतिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए हर सावधानी बरतते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उनकी कीमत क्या है, लेकिन साथ ही हम उन चीज़ों की अपेक्षा करते हैं जो कहीं अधिक कीमती हैं क्योंकि वह मूल्य टैग के साथ नहीं आती हैं। हमारी दृष्टि या रिश्ते या स्वतंत्रता जैसी चीज़ों का वास्तविक मूल्य हमसे छिपा होता है क्योंकि पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है। अपेक्षाओं के साथ भी ऐसा ही है। उन्हें अनदेखा करना आसान है क्योंकि उनका मूल्य टैग पर नहीं है, लेकिन अपनी खुशी पूरी तरह से उम्मीदों पर निर्भर करती है। आपके कैरियर के बारे में आपकी बॉस की धारणा इस पर निर्भर करती है। उपभोक्ता का विश्वास उन पर निर्भर करता है। शेयर बाजार क्या चाल चल रहा है उस पर निर्भर करता है। तो हम उन पर इतना कम ध्यान क्यों देते हैं? हम अपनी आय, कौशल और भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। ये सभी अच्छी चीज़ें हमारे ध्यान के योग्य हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपेक्षाओं के प्रति लगभग पूर्ण अज्ञानता है। विशेष रूप से उन्हें उतना ही प्रयास करना चाहिए जितना हम अपनी परिस्थितियों को बदलने में लगाते हैं। एक ऐसे जीवन की कल्पना करें जहां लगभग सब कुछ बेहतर हो जाता है, लेकिन आप कभी इसकी सराहना नहीं करते क्योंकि आपकी उम्मीदें आपकी परिस्थितियों के सामने तेज़ी से बढ़ती हैं। ये डरावना और लगभग उस विश्व जितना ही बुरा है जहाँ कुछ भी बेहतर नहीं होता। जब पूछा गया आप बेहद खुश और संतुष्ट लग रहे हैं, आपके खुशहाल जीवन जीने का रहस्य क्या है? 98 वर्षीय चार्ली मंगर ने उत्तर दिया, सुखी जीवन का पहला रहस्य है कम उम्मीदें। यदि आपकी उम्मीदें अवास्तविक हैं और आपकी पूरी ज़िंदगी दुखी रहेगी। आप उचित अपेक्षाएं रखना चाहते हैं तो जीवन के अच्छे और बुरे परिणामों को स्वीकार करना चाहते हैं क्योंकि वे एक निश्चित मात्रा में उदासीनता के साथ होते हैं। मेरे मित्र ब्रेंट के पास शादी के बारे में एक संबंधित सिद्धांत है। यह तभी काम करता है जब दोनों लोग हम अपने जीवन साथी की मदद करना चाहते हैं जबकि बदले में कुछ नहीं चाहते। यदि आप दोनों ऐसे करते हैं तो आप दोनों को सुखद आश्चर्य होगा। यह सलाह देना जितना आसान है, करने में उतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि उच्च अपेक्षाओं की प्रेरणा से अलग करना अक्सर कठिन होता है और हम कम उम्मीदें, हार मानने और अपनी क्षमता को कम करने जैसा महसूस होता है। इससे बचने का एकमात्र तरीका दो चीज़ों को पहचानना हो सकता है।
एक तो इंसान को लगातार याद दिलाता है कि धन और खुशी दो भागों वाले समीकरण हैं। आपके पास क्या है और आप क्या अपेक्षा रखते हैं। जब आपको एहसास होता है कि प्रत्येक भाग्य समान रूप से महत्वपूर्ण है, तो आप देखते हैं कि हम अधिक प्राप्त करने के लिए अधिकतम ध्यान देते हैं और अपेक्षाओं को प्रबंधित करने पर जो निर्णय ध्यान देते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। खासकर क्योंकि अपेक्षाओं का पक्ष आपके नियंत्रण में बहुत अधिक हो सकता है। दूसरा ये समझना है कि अपेक्षाओं का खेल कैसे खेला जाता है। ये एक मानसिक खेल है और अक्सर पागलपन भरा और पीड़ादायक होता है, लेकिन ये ऐसा खेल है जिसे खेलने के लिए हर कोई मजबूर है। इसीलिए अपने नियमों और राजनीतियों के बारे में पता होना चाहिए। ये इस प्रकार है, आप सोचते हैं कि आप अपने लिए और विश्व दोनों के लिए प्रगति चाहते हैं, लेकिन अधिकांश समय वास्तव में वह नहीं होता जो आप चाहते हैं। आप जो अपेक्षा करते हैं और जो वास्तव में हुआ उसके बीच एक अंतर महसूस करना चाहते हैं। और समीकरण का अपेक्षा वाला पक्ष न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि ये अक्सर आपकी परिस्थितियों को प्रबंधित करने की तुलना में आपके नियंत्रण में अधिक होता है। अब आइए दुनिया के सबसे जटिल विषयों में से एक पर चर्चा करें, लोगों का दिमाग।